ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦ ਹਿੰਦ ਵੌਇਸ ਤੋਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਸਵਿਚ ਟੂ हिंदी नाउ। थैंक यू वेरी मच। यू नो आपको अक्सर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो कभी सोच के लगा नहीं होगा कि जो इंसान खालिस्तानी सरदार के बारे इतनी आवाज़ उठाता है वो एक्चुअली सरदार नहीं है, किसी और सिर्फ एक सिटीज़न है, और उसी नाते इतनी आवाज़ आपने उठाई है। यस मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिशिएशन। अरविंद जी, आज से शुरू करते हैं कि आज दिल्ली में हाल कैसा है? देखिए, अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो अभी फुटफॉल तो कम हुए हैं। जहां मैं बात कर रहा हूँ गुरुद्वारे की या अलग अलग जो स्वयंसेवक लोग काम कर रहे थे वहां पे लोगों का आना थोड़ा कम जरूर हुआ है जी। अब बेसिकली मुझे इसमें दो चीज नजर आ रही है, या तो क्योंकि पीछे जो पूरे महीने चलता रहा उसकी वजह से लोगों ने या तो कुछ ऑप्शंस अपने घर में इंतजामात कर लिए होंगे, या तो छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया होगा या किसी ने कॉन्सेंट्रेटर खरीद लिया होगा जिसके पास जिस हिसाब से फाइनेंशियल कंडीशन है उनकी, तो ये भी हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी केस में जो कमी आनी शुरू हुई है तो फुटफॉल तो बेसिकली नजर यह आ रहा है कि अभी लोगों का जिस तरह से पैनिक थे, रोड पे लोगों की जान जा रही थी, लोगों को एक तरह से बहुत ही एक ऐसा सिचुएशन आ गया था जब लोग बिल्कुल हताश हो चुके थे, तो वो अभी रोड पे थोड़ी सी आपको खासकर दिल्ली एनसीआर के अंदर में कम नजर आएगी। अरविंद जी, मैंने आपके बड़े वीडियोस देखे और आपने काफ़ी जगह दिखाया कैसे लंगर जो सिखों की हमारी एक प्रथा है उसको ऑक्सीजन लंगर की तरह आपने आई थिंक ये टर्म ही कॉइन कर दिया, ऑक्सीजन के लंगर चल रहे थे। उस वक्त ख्याल आया कि अगर एक एनजीओ या कुछ लोग मिलके इतना कुछ कर सकते हैं तो सरकारें क्यों नहीं कर पाई? बिल्कुल मैम, लेकिन मैम मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की बात सब कर रहे हैं, लेकिन जो गुरुद्वारे ने जो काम किया उसका सबसे जो एक अहम मुद्दा है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। अभी आपको याद होगा कि जो 2020 मार्च 2020 के अंदर में लॉकडाउन हुआ, जो कोविड से संक्रमित पेशेंट थे उनके साथ लोग किस तरह से व्यवहार करते थे, लोग उनको डंडा से भी छूने को राजी नहीं थे। एक तो वो कोविड से संक्रमित, उसपे से लोगों को पता नहीं कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा, उसके बाद उसके साथ जो अपने एक बेटा अपने बाप को छूने को तैयार नहीं था, तो उसकी मेंटल कंडीशन क्या थी। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जिस दिन, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 22 अप्रैल 2021 का, जिस दिन गुरुद्वारे पे ये ऑक्सीजन की लंगर की शुरुआत हुई थी इंदिरापुरम में, उस चीज ने ऑक्सीजन के अलावा भी एक बहुत बड़ा काम किया। जो कोविड से संक्रमित थे कि मुझे कोई छुएगा नहीं, मेरे पास कोई नजर नहीं आएगा, मुझे या तो घर में बंद रहना है या मेरी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, एक उस चीज को बहुत बड़ा टेक ओवर किया गुरुद्वारे ने। ऑक्सीजन आप अभी सेकेंडरी रखिए, जहां पे लोग कम से कम पेशेंट जो आते थे वो ये सोचते थे कि मैं अकेला नहीं हूं। जो इससे पहले एक सिचुएशन थी, आप इलाज के अलावा एक मेंटल कंडीशन उनका इतना खराब हाल में पहुंच जाता था पेशेंट का कि मैं किससे बात करूं, किसको बताऊं, मैं क्या करना है मुझे। वो चीजें जब हमारे सरदार भाई, सिख भाई गुरुद्वारे पे लंगर लगाई, एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच देयर टू कवर इट अप, तो मुझे वहां पे ये लगा कि पेशेंट को दवा से जरूरत, लोगों की साथ की जरूरत थी कि हाँ मुझे नजर आ रहा है, मेरे सामने 10 लोग हैं, मुझे कुछ होगा तो ये मेरे लिए खड़े हैं। एक तो ये मुद्दा हो गया। दूसरा, जो ऑक्सीजन लंगर था वो तो इनोवेटिव था ही, क्योंकि लोग उस वक्त जिस तरह से सिचुएशन था, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैं ही नहीं, बाद में बहुत सारे लोग उसको कवर करने लगे। हुआ ये
कि एक तो अपनों का डर अपनों से खत्म हो गया कि हमारे घर में अगर कोई भी कोविड पेशेंट है तो हमें इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुद्वारे पे जो लोग खड़े हैं उन पेशेंट को छू रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको सीपीआर तक दे रहे हैं, उनकी हालत अगर खराब है तो ये छू सकते हैं, तो मैं इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा कहीं भी ये मकसद नहीं है कि इस बीमारी को कमतर करके मैं बताऊं, लेकिन एक सिचुएशन जो था जिससे हमने कम अप किया है उस गुरुद्वारे पे सिख के जो भाइयों ने सेवा दी, उसकी वजह से जो चीजें सामने आई, लोगों का फोकस सिर्फ ऑक्सीजन पे है। लेकिन ऑक्सीजन के अलावा भी एक बहुत बड़ी चीज हुई, जो पेशेंट थे उनको मेंटल बहुत बड़ा सपोर्ट मिला कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ लोग हैं। वो 60 साल की बूढ़ी अम्मा हो या कोई यंग लड़का हो, उससे हम लोग बात करते थे, उसके साथ बैठ खड़े हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लोग उसको सामने नजर आते थे। एक बहुत बड़ा उनके लिए ये सब मॉरल सपोर्ट था, अगर आप पूछिएगा तो। अरविंद जी, दिल्ली में मैंने काफ़ी केसेस सुने हैं जहाँ पे सिख, बिकॉज हमारे पे एक आतंकवाद का टैग रहता है, तो हमेशा वो दिल होता है कि किसी तरीके हम वो टैग अपने ऊपर से उतार दें, बिकॉज वो हमारी कोर आइडियोलॉजी नहीं है। तो कई बार ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे ऐसे आप बात कर रहे हो, जो वो अछूत जैसी फीलिंग होती है, जिसको कोविड हो जाए इसको अछूत फील होता है। एंड करेक्ट मैंने केसेस देखे हैं, जैसे उनमें से किन्हीं की अपनी जानें भी गई हैं, जो सिर्फ एम्बुलेंस की या संस्कार की आखिरी जो रीतें उनकी सेवा में दे रहे थे। पर ऐसे लोगों से जो नॉर्मल, बिकॉज दिल्ली में हमने शायद भारत की हिस्ट्री के वो सबसे काले दिन, वो सिख नस्लकुशी भी देखी है। और जो किसान भाई हमारे बैठे हैं, वो भी, चाहे वो सारे किसान भाई हैं, वो फिर भी एक तबका वही कहता है कि सिख हैं, ये सिख आतंकवादी है। इससे क्या लोगों की सोच में चेंज आया है कि लोगों का सिख धर्म के विरुद्ध, बिकॉज हमने देखा है 12 बजे का जोक भी बड़ा सिखों पे बनता है। सो कुछ चेंज आपको लगता है कि लोग समझ पाए हैं इस कौम को थोड़ा बेटर? कुछ नहीं मैम, मैं इस यहाँ पे करेक्ट वर्ड इज कि बहुत कुछ चेंज हुआ है। जो चीजें हुई है इस कोविड-19 के दरमियान में, और जिस तरह से गुरुद्वारा ने, और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी काम किया होगा, लेकिन जिस तरह से आगे बढ़ चढ़ के गुरुद्वारा ने इसमें जो किया अभी आकर के, और सिख लोगों ने जिस तरह से पार्टिसिपेट किया। आप जानती हैं कि कोविड के पहले वेव में 700 के करीब डॉक्टर्स की मौतें हो चुकी है ट्रीटमेंट करते करते। सेकेंड वेव में मोर देन 400 डॉक्टर्स की मौतें हो चुकी है कोविड का ट्रीटमेंट करते हुए। तो जब डॉक्टर्स की मौतें हो रही थी, जिनके पास ऑलमोस्ट सब कुछ था, प्रॉपर किट था उनके पास, पीपीई किट था, सब कुछ था, लेकिन जहां पे कोई भी सिख वहां पे मेडिकल प्रोफेशन से नहीं जुड़ा हुआ था, या हम मेडिकल प्रोफेशन से नहीं थे, हमें तो जो मिलता था वही कपड़ा पहन के वहां उनकी सेवा में लगे हुए थे। तो लेकिन उस डर के बावजूद भी ना डरते हुए उनके बीच जाना, उनकी सेवा करना, और जिस तरह से उनसे इंटरैक्ट करना, वो अपने आप में बहुत कुछ लोगों को कह गया कि किस तरह से हमारे सिख भाइयों ने सेवा करी है अपनी जान हथेली पे ले लेके। तो कुछ नहीं, बहुत कुछ बदला है। लेकिन एक दूसरा पहलू जो आप कह रही हैं, मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, आज के वक्त में हो क्या रहा है कि बड़े दुर्भाग्य से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारी जो चौथा स्तंभ थी मीडिया, जिनका काम था सवाल जवाब सरकार से करना, वो क्या करती है, किसी भी नैरेटिव को उठा करके दिन काटने की कोशिश करती है। उसमें किस कम्युनिटी का क्या नुकसान हो रहा है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा आज के डेट में। देखिए, लोगों के बीच में एक नैरेटिव चला देना कि किसी के भी लिए अगर कोई बेरोजगार अपना रोजगार मांगे तो उसको आप आतंकवादी कह दो, पाकिस्तानी कह दो, कोई कौम अपनी आवाज उठाए तो उसको आप कुछ कह दो। तो ये चीजें जो हो रही है पिछले कुछ सालों से ना, ये बहुत डेंजरस है किसी भी सोसाइटी के लिए। और सिख को कोई भी, सरदार को कोई, जो नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, लोगों के दिमाग में भरने की कोशिश की जा रही है, वो अब बिल्कुल ही भ्रम टूट चुका है लोगों का। क्योंकि जिस तरह से गुरुद्वारे ने और सिख भाइयों ने सेवा करी है इस दरमियान, वो अपने आप में इतिहास में स्वर्ण अक्षर से भी बड़ा कुछ अक्षर नाम हो तो उसमें लिखा जाएगा। मैं हर वक्त ये कहता हूं अपने वीडियो में। जैसे हमारी पॉपुलेशन की बात की जाए, सिख की पॉपुलेशन सिर्फ 2% है। तो दिल्ली में आप जैसे कहते हो और भी बहुत संस्थाएं आएंगे, पर क्या योगदान 2% से ज्यादा रहा है? देखिए, आपने शायद वो चीज देखी, मैंने अभी पीछे कहा था अपने एक कवरेज के दरमियान कि हमारे जो ये 2-2.5% सिख भाई है, ये देश के ऑक्सीजन है। अगर देश में, अगर हमारे बाहर के वातावरण में 21% ऑक्सीजन है जिसके सहारे हम जिंदा हैं, तो हमारे देश में
उस वक्त में जब कोई किसी का सहारा नहीं था तो सिख भाइयों ने ऑक्सीजन की तरह काम किया था। और मैंने कहा था अपने कवरेज में कि ये 2 से 2.5% लोग ऑक्सीजन की तरह हमारे देश में है, और जनता भी इस बात को मानती है, और जनता इस बात को अब समझ चुकी है कि कोई भी नैरेटिव कुछ भी चला ले, जनता अब नेकेड आई से उनको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या है। तो आप जो कह रहे हैं कि 2% की जो आबादी है उसके हिसाब से तो बात करना ठीक नहीं होगा, लेकिन जितना उन्होंने किया आप बताइए, जिसके हाथ में सारा पावर हो, जिसको हम मैं कहूं का नाम लेके एमएलए एमपी चुन के बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, अलग अलग तरह के मंत्री बनाते हैं, जिनके हाथ में सारी व्यवस्था है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जब वो कुछ नहीं कर पा रहे थे उस वक्त में इसी 2 से 2.5% कौम वालों ने बाहर आके एक रास्ता तो दिखाया, जिसको बाद में 10 दिन 4 दिन बाद भी फॉलो करने लगे। अलग अलग शहरों में, अलग अलग गुरुद्वारे में भी, वहां भी होने लगी, दिल्ली में भी कई जगह लग गए। तो उन्होंने एक बेंचमार्क तो सेटअप किया, एक रास्ता दिखाया। तो आप 2 से 2.5% आबादी की बात है, 2 से 2.5% ने 98% को रास्ता दिखाया, ये सबसे बड़ी बात है। अरविंद जी, मैं आपकी एक ब्लॉग देख रही थी कि आप उससे बात कर रहे थे कि खालिस्तानी सरदार और आतंकवादी सरदार, मतलब कि आपको आप किसी टॉक में थे और लोगों ने आपसे कमेंट में क्योंकि आप सिख भाइयों की प्रशंसा कर रहे थे, तो इसके बारे पूछा। इसके बारे प्लीज़ शेयर करेंगे कि ऐसा क्या हुआ? नहीं, देखिए क्या होता है मैम कि जिस दौर से हम आप गुजर रहे हैं ना, इस दौर में एक नया सेटअप ने जन्म लिया है जिसका नाम दिया जाए आईटी सेल। जिस आईटी सेल का काम होता है कि अगर कुछ भी उनको लगता है कि इससे हमारे जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो जुड़े हुए हैं उसको हार्म हो रहा है या उसकी वहां बातें नहीं कर ली है, तो वहां पे जो 100-200 लोगों को गुमराह करके बिठाया गया, उनका काम ही होता है कि आप कुछ भी अच्छा करेंगे, आपके पोस्ट पे 10, 20, 50, 100 ऐसे आएंगे। डिपेंड करता है कि वो वीडियो या वो बातें कितनी दूर तक पहुंची है। जितनी दूर बातें पहुंचेंगी उतनी ही बड़ी तादाद में वहां पे वो इकट्ठे होंगे। और एक आईटी सेल वाले के 10-10 नाम से अकाउंट होते हैं, 20-20 तरह के अकाउंट होते हैं, उनको खुली छूट, आप जानती हैं इस चीज को। तो मैं बहुत ज्यादा इसमें फोकस नहीं करता, लेकिन जिनको खालिस्तानी का खालिस मतलब होता है पवित्र, प्योर, कई बार इन चीजों पे बहस हो चुकी है, मैं उस पे नहीं जाना चाहता। तो मैं ये 2-4 लोग जो बातें करते रहते हैं, कहते रहते हैं, उस पे जाने की जरूरत नहीं है। दे आर ऑल आर डायरेक्टेड फ्रॉम बाय समवन एल्स।